हेलो बच्चों, आज अपन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रिज्म। रे ऑप्टिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका क्या नाम है? प्रिज्म। तो आज आप हेडिंग डालो, सबसे पहले हेडिंग डालो प्रिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले अपन इसकी पढ़ रहे हैं परिभाषा। क्या पढ़ रहे हैं? परिभाषा। तो परिभाषा क्या होती है प्रिज्म की? प्रिज्म की परिभाषा लिखो। प्रिज्म की परिभाषा होती है किसी कोण पर झुके हुए। क्या परिभाषा होती है? किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठ। कैसे पृष्ठ होने चाहिए? किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के मध्य गिरा हुआ समांगी व पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है? पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है। प्रिज्म होता क्या है? तुम सिंपल सा बोलोगे। क्या क्या बोलोगे? किसी कोण पर, यानी तो समतल पृष्ठ होने चाहिए। कैसे पृष्ठ होने चाहिए? समतल। वो एक दूसरे के समांतर नहीं होनी चाहिए, किसी कोण पर झुके हुए होने चाहिए। किसी कोण पर। जैसे मानना कि ये दो एक समतल पृष्ठ हैं। ये आपको लाइन दिख रही है, लेकिन इसको आप लाइन मत मानो। मानो कि ये दो पृष्ठ हैं। क्या है? एक पृष्ठ ये और एक पृष्ठ ये। और ये मानना कि किसी कोण पर झुके हुए हैं, किसी कोण पर झुके हुए हैं। तो इस आकृति को अपन क्या बोल देते हैं? प्रिज्म बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्रिज्म। ये तो वास्तव में ये आपको त्रिभुज दिख रहा है, ये त्रिभुज नहीं है, ये पीछे की ओर है। यानी ये तो एक केवल त्रिभुज का मैंने आपको परिच्छेद दिखाया है। क्या दिखाया है? परिच्छेद, यानी फ्रंट व्यू दिखाया है। कौन सा व्यू दिखाया है? फ्रंट व्यू। ऐसे अपन प्रिज्म को अपन ये मान के चलते हैं। सॉरी, इसको अपन मान लेते हैं पी क्यू आर। मान लो ये पी क्यू आर क्या है? एक प्रिज्म है। इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। देखो, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं प्रिज्म को। देखो, प्रिज्म में कितनी, बताओ कितनी सतह होती हैं? दो सतह होती हैं। एक सतह ये और एक सतह ये। दो समतल सतह होती है जो किसी कोण पर क्या होती हैं? झुकी हुई। और इस कोण को अपन बोलते हैं प्रिज्म कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? प्रिज्म कोण। और प्रिज्म को क्या नाम दे देते हैं? पी क्यू और आर। देखो, मान लो किरण यहाँ से आएगी, इस सतह से मान लो क्या होगा? एक बार अपवर्तन होगा, फिर अंदर जाएगी, फिर इस सतह से फिर से अपवर्तन होगा, फिर कहाँ जाएगी? बाहर जाएगी। तो किरण का कितनी बार अपवर्तन हो रहा है? एक बार तो पी क्यू सतह से और एक किससे हो रहा है? पी आर। तो इन सतह को बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। कौन से पृष्ठ बोला जाता है? इनको कौन से पृष्ठ बोला जाता है? अपवर्तक पृष्ठ बोला जाता है। कौन से पृष्ठ बोला जाता है? इसको भी अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं और इसको भी कौन सा पृष्ठ बोलते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। तो सुनो, प्रिज्म की आपको परिभाषा लिखनी है। केवल क्या लिखनी है? ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये अपन आगे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो प्रिज्म क्या होता है? तो प्रिज्म बोलोगे सर किसी कोण पर झुके हुए, किसी कोण पर झुके हुए कितने समतल पृष्ठ होने चाहिए? दो समतल पृष्ठों के मध्य ये जो भी घिरा हुआ अंदर का जो भी पारदर्शी और समांगी माध्यम है, इसी को अपन क्या बोल देते हैं? प्रिज्म बोल देते हैं। और इन यहाँ से किरण आएगी और प्रिज्म के अंदर एंटर होगी, फिर एक बार इस सतह से अपवर्तन होगा और एक बार इस सतह से अपवर्तन होगा और किरण कहाँ आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। कहाँ आ जाएगी? बाहर। तो इस सतह और इस सतह को बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। और दोनों सतहों के मध्य के कोण को कौन सा कोण बोलते हैं? दोनों सतहों के मध्य के कोण को बोला जाता है प्रिज्म कोण। कौन सा कोण बोला जाता है? प्रिज्म कोण। और प्रिज्म कोण को एक और नाम दिया जाता है अपवर्तक कोण। कौन सा कोण बोला जाता है? क्योंकि ये दोनों अपवर्तक सतहों के मध्य का कोण है। ये भी अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस सतह से क्या होता है? अपवर्तन। इस सतह से भी क्या होता है? अपवर्तन। इस सतह और इस सतह को कौन सी सतह बोलते हैं? अपवर्तक सतह। और इसके मध्य के कोण को कौन सा कोण बोलते हैं? अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण बोलते हैं। ये आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल क्या याद करनी है? इसकी परिभाषा याद करनी है। आगे लिखो। क्या लिखोगे? परिभाषा के बाद में आगे लिखो ये जो दोनों ऐसी पृष्ठ हैं समतल पृष्ठ, इन पृष्ठों को बोला जाता है अपवर्तक पृष्ठ। आगे ऐसे लिखो तुम कि इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ। कौन से पृष्ठ? अपवर्तक पृष्ठ व इनके मध्य के कोण को
मध्य के कोण को प्रिज्म कोण या फिर कौन सा कोण बोला जाता है, अपवर्तक कोण कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको प्रिज्म का सवाल आए तो सबसे पहले ये परिभाषा लिखनी है। ये हुई है प्रिज्म की एक्चुअल में बढ़िया सी परिभाषा। क्या लिखोगे, कुछ मत लिखना, क्या लिखना, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के मध्य घिरा हुआ कैसा, समांगी और पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, प्रिज्म। और इन समतल पृष्ठों को कौन सी पृष्ठ बोलते हैं, अपवर्तक। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनसे क्या होता है, अपवर्तन होता है। और इन अपवर्तक पृष्ठों के मध्य के कोण को प्रिज्म कोण या फिर कौन सा कोण बोला जाता है, अपवर्तक कोण कहा जाता है। ये परिभाषा आपको लिखनी है, कॉपी में अच्छी से लिखनी है। बढ़िया परिभाषा है, बहुत शानदार वाली परिभाषा है प्रिज्म की। देखो सिंपल सी परिभाषा है। परिभाषा क्या है, किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के मध्य के पारदर्शी और समांगी माध्यम को क्या बोल देते हैं, प्रिज्म कह देते हैं। और इन ये जो दो समतल पृष्ठें हैं इनको अपवर्तक पृष्ठें कह देते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रकाश का इनसे क्या होता है, अपवर्तन होता है। और इनके बीच के कोण को कौन सा कोण बोल देते हैं, प्रिज्म कोण। और प्रिज्म कोण का एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं अपवर्तक कोण, क्योंकि ये अपवर्तक सतहों के मध्य का कोण होता है। इस कारण इसको या तो अपवर्तक कोण या क्या कह देते हैं, प्रिज्म कोण। ये हो गई अपनी प्रिज्म की परिभाषा। अब देखो आगे, अब अपना सिलेबस में है प्रिज्म से अपवर्तन। किससे अपवर्तन, प्रिज्म से अपवर्तन। इंपॉर्टेंट है, लिखो, हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालो, प्रिज्म से अपवर्तन। किससे अपवर्तन, प्रिज्म से अपवर्तन। हेडिंग डालो सभी, देखो अगली हेडिंग डालो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से पढ़ना। अब प्रिज्म की परिभाषा पढ़ ली, अब लिखो प्रिज्म से अपवर्तन। प्रिज्म से अपवर्तन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। हेडिंग डालो, प्रिज्म से अपवर्तन। पहले अपन ने प्रिज्म की परिभाषा लिखी थी, अब अपन पढ़ने वाले हैं प्रिज्म से अपवर्तन। पहले एक बढ़िया सा डायग्राम बनाओ। क्या बनाओ, एक बढ़िया सा प्रिज्म का डायग्राम। ये अपन ने बना दिया प्रिज्म का बढ़िया सा एक डायग्राम। माना कि प्रिज्म का क्या नाम दे दिया, प्रिज्म को नाम दे दिया अपन ने पी क्यू और आर। पी क्यू आर, ये अपना क्या हो गया, अपना एक प्रिज्म हो गया। या फिर देख लो, आज पी क्यू आर की जगह अपन कोई और नाम दे देते हैं। इसको नाम दे देते हैं, देखो इसको ए बी सी नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, प्रिज्म को ए बी सी, ताकि अपन आराम से प्रिज्म कोण को अपन ए सी लिखते हैं ना, प्रिज्म कोण को ए सी लिखते हैं। इस वजह से इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, और इसको क्या नाम दे दिया, सी। और ये क्या होगी, दो ए बी और ए सी क्या होगी, दो अपवर्तक पृष्ठें हो गई। कौन सी पृष्ठें होंगी, अपवर्तक पृष्ठें। और इनके मध्य का कोण कौन सा कोण कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाता है। माना कोई प्रकाश किरण आ रही है। क्या आ रही है, प्रकाश किरण। ऐसे इसको बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी किरण है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। यहाँ से मान लो कोई किरण आ रही है। क्या आ रही है, कोई किरण। और ये प्रिज्म जिस माध्यम में रखा हुआ है उस माध्यम का अपवर्तनांक मैंने मान लिया n1, और इस प्रिज्म के अंदर के पदार्थ का अपवर्तनांक मैंने कितना मान लिया, n2। और मैं ये मान के चल रहा हूँ इस डेरिवेशन के लिए कि प्रिज्म के पदार्थ n2 का मान n1 से ज़्यादा है। n2 का मान किससे ज़्यादा है, n1 से। यानी प्रिज्म कैसा होगा, सघन माध्यम की तरह काम करेगा। बाहर के माध्यम के सापेक्ष प्रिज्म किसकी तरह काम करेगा, सघन माध्यम की तरह। मैंने n2 का मान n1 से क्या मान के चल रहा हूँ, ज़्यादा मान के चल रहा हूँ। तो प्रिज्म बताओ कैसे माध्यम की तरह काम करेगा, सघन। और बाहर का माध्यम कैसा, किस तरीके से काम करेगा, विरल माध्यम की तरह। देखो अब अपन करते हैं, ये एक किरण आपतित हो रही है। क्या हो रही है, आपतित। सबसे पहले देखो किरण कौन सी, अब किरण यहाँ आएगी, इस सतह ए बी से टकराएगी। कौन सी सतह से टकराएगी, सतह ए बी से टकराएगी। तो यहाँ पर कौन सी घटना होगी, अपवर्तन की घटना। क्यों, क्योंकि किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। कैसे से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो जहाँ पर भी अपवर्तन की घटना हो वहाँ सबसे पहले आपको क्या खींचना चाहिए, अभिलंब। और सतह कैसी है, समतल। समतल सतह का अभिलंब खींचने में ज़्यादा कोई दिक्कत आती नहीं है। उसके अपन क्या खींच देते हैं, लंबवत। ये मैंने क्या खींच लिया है यहाँ पर, अभिलंब। क्यों खींचा अभिलंब, क्योंकि अपवर्तन की घटना हो रही है। किसकी घटना हो रही है, अपवर्तन की घटना। तो किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं। अगर ये
अगर ये प्रिज्म बीच में नहीं आता तो तुम कहते हो सर अगर ये प्रिज्म बीच में नहीं आता तो ये किरण ऐसे सीधी जाती, कैसे जाती, ये किरण ऐसे एकदम सीधी जाती, कैसे जाती, एकदम ऐसे सीधी। इस प्रिज्म की वजह से काम खराब हो गया और प्रिज्म की वजह से ये किरण किधर मुड़ जाएगी, सीधी ना झुककर अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। किधर मुड़ जाएगी, अभिलंब की ओर, क्योंकि किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। और आपको पता है अभिलंब का, आपतित किरण का अभिलंब के साथ जो कोण होता है उसको आपतन कोण बोला जाता है। कौन सा कोण बोला जाता है, आपतन कोण। और आपको पता है अभिलंब का अपवर्तित किरण के साथ जो कोण होता है उसको बोला जाता है अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण का मान मैंने कितना मान लिया, R1 मान लिया। कितना मान लिया, R1। सेकेंड अपवर्तक बताओ, सेकेंड अपवर्तन की घटना कौन सी सतह पर होगी, एसी सतह पर। कौन सी सतह पर होगी, एसी। इस टाइम किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम से विरल, तो अभिलंब से दूर हटती हैं। कहाँ से दूर हटती हैं, अभिलंब से दूर हटती हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप क्या खींचो, एक अभिलंब खींच लो। क्या खींच लो, सबसे पहले यहाँ पर आपने क्या खींच लिया, एक अभिलंब। क्योंकि जहाँ भी अपवर्तन की घटना होती है वहाँ अभिलंब की रिक्वायरमेंट तो पड़ती ही पड़ती हैं। तो अब ये किरण किससे जा रही है, सघन से विरल में, तो अभिलंब से क्या हो जाती हैं, दूर हट जाती हैं। क्या हो जाती हैं, अभिलंब से दूर। और इस कोण को अपन बोलते हैं निर्गत कोण। कौन सा कोण बोलते हैं, निर्गत कोण, ई मान लेते हैं। और इस कोण को अपन मान लेते हैं R2। क्या मान लेते हैं अपन, R2। देखो इंपॉर्टेंट है, आई क्या है, कोई पूछेगा आई क्या है, तुम बोलोगे आई है सतह AB के लिए आपतन कोण, सतह AB के लिए आपतन कोण। R1 क्या है, सतह AB के लिए अपवर्तन कोण। R2 क्या है, सतह AC के लिए आपतन कोण। और E क्या है, सतह AC के लिए अपवर्तन कोण, जिसको अपन कौन सा कोण बोलते हैं, निर्गत कोण बोलते हैं। कौन सा कोण बोला जाता है, निर्गत कोण बोला जाता है। अब देखो एक दो चीज आपको और बताता हूँ। एक अपन को यहाँ पर मेन चीज पढ़नी है विचलन कोण। कौन सा कोण पढ़ना है, विचलन कोण। ये देखो निर्गत किरण, ये बताओ कौन सी किरण है, निर्गत। निर्गत किरण को मैं पीछे की ओर अगर बढ़ाता हूँ तो ये देखो ऐसे ऐसे आएगी। निर्गत की किरण यहाँ से आएगी, ऐसे ऐसे पीछे की ओर बढ़ाऊंगा तो कुछ ऐसे है निर्गत किरण। और ये किरण कौन सी है, आपतित किरण। ये कौन सी किरण है, निर्गत किरण। अगर प्रिज्म नहीं होता तो किरण कैसे जाती, सीधी। प्रिज्म की वजह से किरण कैसे जा रही है, ऐसे तिरछी। तो सुनो, अच्छे से सुनना, विचलन कोण किसको बोलते हैं, आपतित किरण की मूल दिशा, आपतित किरण की मूल दिशा तथा निर्गत किरण के मध्य के कोण को कौन सा कोण बोला जाता है, विचलन कोण बोला जाता है। और इस कोण को, ये जो कोण होगा ये वाला, कौन सा कोण, ये वाला, इस कोण को अपन बोल देते हैं विचलन कोण। कौन सा कोण बोल देते हैं, विचलन कोण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आपको आना चाहिए, ये डायग्राम आपकी कॉपी में बना हुआ होना चाहिए। अच्छे से देखो, ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। फिर ये किरण देखो अभिलंब की ओर झुकेगी, ऐसे प्रिज्म के अंदर क्या करेगी, गति करेगी। प्रिज्म के अंदर क्या करेगी, गति। फिर से क्या होगा, अपवर्तन। फिर अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। अभिलंब से क्या करेगी, दूर हट जाएगी। इसको बोलते हैं निर्गत किरण। इसको कौन सी बोलते हैं, आपतित किरण। आई को बोला जाता है आपतन कोण, ई को बोला जाता है निर्गत कोण, डेल्टा को क्या बोला जाता है, विचलन कोण। कोई पूछेगा आई क्या है तो आप लिखोगे आई बराबर आपतन कोण। कौन सा कोण बोला जाता है, आई को आपतन। ई को बोला जाता है निर्गत कोण। कौन सा कोण बोला जाता है, निर्गत कोण। डेल्टा को बोला जाता है विचलन कोण। विचलन कोण की परिभाषा क्या होगी, आपतित किरण की मूल दिशा तथा निर्गत किरण के मध्य के कोण। ये देखो, ये आपतित किरण की मूल दिशा है। ये आपतित किरण की कौन सी दिशा है, मूल दिशा, आपतित किरण की मूल दिशा। और ये कौन सी किरण है, निर्गत किरण। ये कौन सी किरण है, निर्गत किरण। इनके बीच का कोण कहलाता है, कौन सा कोण कहलाता है, विचलन कोण। और ए को कौन सा कोण बोला जाता है, प्रिज्म कोण या अपवर्तक कोण। कौन सा कोण कहलाता है, प्रिज्म कोण। देखो बच्चों, ए को कौन सा कोण बोलते हैं, प्रिज्म कोण बोल देते हैं। ये आपको डायग्राम अच्छे से आना चाहिए। जैसे मान लो बच्चों, इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता हूँ, कुछ भी अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख दो। इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ क्यू दे दिया। क्या नाम दे दिया, क्यू। इस पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ आर। क्या नाम दे दिया, आर। जहाँ पर दोनों अभिलंब मिल रहे हैं उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया क्यू आर। मान लो कुछ भी दे दो, एस नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, एस।
जहाँ पर आपतित किरण और निर्गत किरण मिल रही हैं, इस बिंदु को मैंने क्या नाम दे दिया, टी दे दिया। क्या नाम दे दिया, टी। ये आप कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से, कुछ भी दे देना। अपन की डेरिवेशन अपने इशारों पर घूमनी चाहिए, डेरिवेशन अपने इशारों पर रटना नहीं है, समझना है अच्छे से। इसको कौन सी किरण बोला जाता है, इसको आप लिख दोगे कौन सी किरण है, आपतित किरण। ये कौन सी किरण है, निर्गत किरण। ई को क्या बोला जाता है, निर्गत कोण। आई को क्या बोलते हैं, आपतन कोण। डेल्टा को क्या बोलते हैं, विस्तन कोण। और इसको ए को क्या बोला जाता है, प्रिज्म कोण, जिसको और क्या बोला जाता है, अपवर्तक कोण। अच्छे से सुनना। पहली चीज अपन इस चतुर्भुज को देखो, कौन सी चतुर्भुज को, AQSR। बताओ मेरे को, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। तुम बोलोगे सर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। AQS और R, कौन सा चतुर्भुज में बात कर रहा हूँ, AQSR। बताओ अभिलंब ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा, 90। ये वाला एंगल भी कितना डिग्री हो जाएगा, 90, क्योंकि अभिलंब हमेशा सतह के हमेशा क्या होता है, लंबवत। तो A + 90 प्लस कोण, ये अपना कौन सा हो जाएगा, कोण S + 90 बराबर कितना हो जाएगा, 360। तो अच्छे से सुनना, देखो कौन से चतुर्भुज से, AQSR से। तो ऐसे लिखोगे, चतुर्भुज AQSR से। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 90। तो क्या लिखोगे, A + 90 प्लस कोण A + ये कितना हो जाएगा, 90 प्लस कोण S प्लस फिर से 90 बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब देखो, या फिर कोण A प्लस कोण S का मान कितना हो जाएगा, ये 90 कितना हो जाएगा, 180 में से कितना घटेगा, 180, पीछे कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अच्छे से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा चतुर्भुज, देखो चित्र को अच्छे से देखो, AQ, देखो मैं जैसे घूम रही लाइन, देखो AQS और R, एस और ये वाला चतुर्भुज। इस चतुर्भुज में आपको पता होना चाहिए ये वाला एंगल कितना है, 90। ये वाला एंगल क्या है, 90। क्यों है 90, क्योंकि ये क्या है, अभिलंब है। ये वाला एंगल भी कितना है, 90। क्यों, क्योंकि ये क्या है, अभिलंब। तो A + 90 प्लस कोण S + 90, चारों का योग कितना हो जाएगा, 360। 300 कितना हो जाएगा, 60। ये अच्छे से आपको देखना। और S का मान कितना निकल के आ गया, S का यहाँ से अगर A + S का मान कितना निकल के आ गया, 180। या फिर S का मान कितना आ जाएगा, कोण S का मान आ जाएगा 180 - A। इसको आप ऐसे लिख दो, कोण S और कोण S। कोण S का मान कितना आ जाएगा, 180 - A। अब बच्चों एक बार इस त्रिभुज को अच्छे से देखो, QRS को। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180। इस त्रिभुज को QRS, कौन सा त्रिभुज, देखो अब अगली चीज, त्रिभुज QRS से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तुम कहोगे सर R1 + R2 प्लस एंगल S का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो R1 + R2 और S का मान कितना है, 180 - A बराबर 180। 180 डिग्री से 180 डिग्री क्या हो जाएगा, कैंसिल। 180 डिग्री से 180 डिग्री क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो R1 + R2 का मान किसके बराबर आ जाएगा, A के बराबर। ये अपनी क्या होगी, समीकरण नंबर 1। यहाँ तक आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। एक बार अच्छे से डायग्राम देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगली चीज मेरे को निकालनी है विचलन कोण। कौन सा कोण निकालना है, विचलन कोण। कौन सा कोण निकालना है, अगला चीज अपन को विचलन कोण। अच्छे से समझना विचलन कोण को कैसे निकाला जाता है, ये भी बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। सुनो, देखो बच्चों, ये कोण कितना है,
आई, और ये कोण कितना है R1, तो ये कोण कितना हो जाएगा, तुम कहोगे सर ये कोण हो जाएगा I माइनस R1, कितना हो जाएगा I माइनस R1। अच्छे से सुनना, ये पूरा कोण कितना है, ये पूरा कोण I, ये पूरा कोण कितना है I, ये छोटा सा कोण कितना है R1, तो ये कोण कितना हो जाएगा I माइनस R1। देखो अच्छे से देखना, मैं अलग पेन से आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको इनके बारे में आइडिया होना चाहिए, तभी पढ़ने का और पढ़ाने का मज़ा है। देखो अपन किससे बना लेते हैं, ग्रीन से बना लेते हैं। देखो ये कोण, इस कोण को अच्छे से देखो, ये वाला छोटा सा कोण, ये बताओ पूरा कोण कितना है I, तो ये कोण भी कितना होगा I, ये इतना सा R1, तो ये कितना हो जाएगा I माइनस R1, कितना हो जाएगा I माइनस कितना हो जाएगा R1, I माइनस कितना हो जाएगा R1। अब देखो अब अगला देखो, ये पूरा कोण कितना है E, तो इसको भी कितना होना पड़ेगा E, ये कितना हो गया R2, तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये छोटा सा ये कोण कितना हो जाएगा, या अच्छा एक मिनट हट कैसे गया यार, ये कोण कितना निकल के आएगा बताओ, तुम बताओ ये कोण कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे सर इस कोण का मान हो जाएगा E माइनस R2, कितना हो जाएगा E माइनस R2। अच्छे से देखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये चीज़, एक बार फिर से इग्नोर मत करना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैसे, ये देखो ये वाला कोण, ये वाला पूरा कोण कितना है I, ये पूरा कोण कितना है I, तो इस भुजा और ये क्या कौन सा, इसको भी कितना होना पड़ेगा I, ये कितना हो गया R1, तो ये कोण, ये छोटा सा कोण को कितना हो जाएगा I माइनस R1। ये पूरा कोण कितना है E, तो इसको भी कितना होना पड़ेगा, इस कोण को भी कितना होना पड़ेगा E, और ये कोण कितना है R2, तो ये छोटा सा कोण, ये देखो ये छोटा सा ये कोण कितना हो जाएगा E माइनस R2, E माइनस R2। और इस ऊपर वाले अगर ट्राइंगल को देखा जाए, इस कोण से इस ऊपर वाले ट्राइंगल को देखा जाए, तो डेल्टा कौन सा कोण हो गया, किसी भी ट्राइंगल का है ना बहिष्कोण, कौन सा कोण, बहिष्कोण दो अंत्य कोणों के योग के क्या होता है बराबर होता है। ये इसका ट्राइंगल का बाह्य कोण है, कौन सा कोण है बहिष्कोण, ये दो अंत्य कोणों के योग के क्या होगा बराबर। तो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, TQR से, किससे TQ और R से। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप अच्छे से देखना, एक बार सोचना, किससे त्रिभुज TQR से, किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण दो अंत्य कोण कितने कितने थे बताओ, एक था I माइनस R1 और एक कितना था E माइनस R2, दो अंत्य कोणों के योग के क्या होगा बराबर। तो डेल्टा का मान कितना हो जाएगा I प्लस E और माइनस R1 प्लस R2, और अपन ने अभी निकाला था R1 प्लस R2 का मान किसके बराबर है, 1 के बराबर, किसके बराबर है 1। फिर क्या लिखोगे, समीकरण 1 से डेल्टा का मान कितना आ जाएगा, डेल्टा का मान आ जाएगा I प्लस E माइनस A। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये क्या होगी समीकरण नंबर 2 होगी। अच्छे से देखो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार त्रिभुज TQR को फिर से देखो, एक बार त्रिभुज देखो, अब डायग्राम थोड़ा खतरनाक बन गया, देख लो। ये देखो किसको, त्रिभुज TQR को देखो, किसको देखो TQR को देखो, ये कोण पूरा कितना है I, कितना है I, तो इसको भी कितना होना पड़ेगा, इस कोण पूरे कोण को भी कितना होना पड़ेगा I होना पड़ेगा। और ये कोण कितना है R1, तो ये कितना हो जाएगा I माइनस R1। और ये बताओ बहिष्ठ कोण कितना है E है, बहिष्ठ कोण कितना है E, तो देखो ये कोण भी पूरा कितना होना चाहिए E, और ये इतना सा R2 है, तो ये कितना हो जाएगा E माइनस R2। फिर इस ट्राइंगल में देखो, ये इस ट्राइंगल का बहिष्ठ कोण कौन सा है डेल्टा, और अपन को पता है किसी भी ट्राइंगल का बहिष्ठ कोण दो अंत्य कोणों के योग के क्या होता है बराबर होता है। तो डेल्टा का मान किसके बराबर हो जाएगा I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। और ये आपके यहाँ तक आपको आना चाहिए। अब इसके आगे तो इतना कुछ है नहीं, ये दोनों समीकरण है। पहली समीकरण R1 प्लस R2 का मान 1 के बराबर होता है। सेकंड चीज विस्तरण कोण का मान होता है I प्लस E माइनस A के बराबर होता है। ये यहाँ तक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद में एग्जाम में आपको क्या लिखना है, एग्जाम में आपको एक ग्राफ बनाना है, किसके मध्य का कोण, विचलन कोण डेल्टा और आपतन कोण I के मध्य का ग्राफ, डेल्टा वर्सेज I, यानी विचलन कोण व आपतन कोण के मध्य का
ग्राफ। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये ग्राफ अपन को बहुत कुछ जानकारी देता है। क्या देता है? बहुत कुछ जानकारी देता है। किन किन के मध्य का ग्राफ? विस्तन कोण और आपतन कोण के मध्य का ग्राफ। ये ग्राफ अपन के एग्जाम में देखो, बोर्ड क्लास में प्रैक्टिकल भी था। आप प्रैक्टिकल करते हो, ग्राफ निकालते हो तो कुछ ऐसा ग्राफ आता है। किस किस के मध्य का? डेल्टा और आई के मध्य का ग्राफ। ये ग्राफ बच्चों कुछ ऐसा आता है। देखो अच्छे से देखना, ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। अच्छा नहीं बना, अच्छा बनाते तुम्हारे लिए। ये ग्राफ कुछ ऐसा देखो, एकदम ऐसा आता है। कैसा आता है? ये एकदम ऐसा। फिर से अच्छा नहीं बना, एक बार बढ़िया और ट्राई करते हैं। ये ग्राफ ऐसा आता है। ये बढ़िया हो गया। ये होता है डेल्टा और आई के बीच का ग्राफ। किसके बीच का ग्राफ होता है? डेल्टा और आई के बीच में। ये देखो, इस ग्राफ के कुछ निष्कर्ष हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट निष्कर्ष हैं। पहला निष्कर्ष क्या है? तुम बोलोगे सर इस ग्राफ में अपन को पढ़ रहे हैं किसी भी विचलन कोण के लिए, किसी भी विचलन कोण के लिए आपतन कोण की कितने मान संभव हैं? 2 मान। कितने मान संभव हैं? किसी भी विचलन कोण के लिए आपतन कोण के 2 मान होते हैं। कितने मान होते हैं? आपतन कोण के 2 मान पॉसिबल होते हैं, जिसके लिए विचलन कोण का मान क्या रहे? सेम रहे। विचलन कोण का मान क्या रहे? सेम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, इस ग्राफ के निष्कर्ष क्या है? इस ग्राफ क्या बताता है? किसी भी विचलन कोण के लिए आपतन कोण के कितने मान संभव हैं? 2 मान। यानी अगर किरण I1 आपतन कोण पर आएगी तो भी विचलन कोण का मान कितना होगा? डेल्टा। और I2 पर आपतित होगी तो भी विचलन कोण का मान कितना होगा? डेल्टा। कितना होगा? डेल्टा। लेकिन अगर अपन न्यूनतम विचलन की बात करें, कैसे विचलन की बात करने? न्यूनतम विचलन की स्थिति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डेल्टा मिनिमम की बात करते हैं। तो यहाँ पर अपन को आपतन कोण का केवल एक ही मान मिलता है, जिसको अपन क्या बोल देते हैं? आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आई। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। ये ग्राफ आपको क्या जानकारी देता है? ये ग्राफ आपको ये जानकारी देता है कि किसी भी विचलन कोण के लिए आपतन कोण के 2 मान संभव हैं, लेकिन न्यूनतम विचलन के लिए आपतन कोण का केवल एक ही मान संभव होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो आप लिख सकते हो इस ग्राफ से क्या अपन को निष्कर्ष निकलता है? किसी भी विचलन कोण के संगत आपतन कोण के 2 मान संभव होते हैं। सेकेंड चीज लिखो, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की यानी विचलन कोण का मान न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण का केवल एक ही मान संभव होता है। क्या होता है? केवल एक ही मान संभव होता है। ये इम्पोर्टेंट है। अब अपन कुछ बात करते हैं न्यूनतम विचलन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें करते हैं, आपको पता आनी चाहिए। अब अपन केवल किसकी बात करेंगे? न्यूनतम विचलन की स्थिति। किसकी बात करेंगे? न्यूनतम विचलन की स्थिति। केवल किसकी बात करते हैं? न्यूनतम विचलन की स्थिति में। ये इम्पोर्टेंट है। न्यूनतम विचलन की स्थिति में अपन का विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है और उसको अपन क्या लिखते हैं? डेल्टा मिनिमम। और सुनना, न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण का मान किसके बराबर हो जाता है? निर्गत कोण के बराबर हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण का मान किसके बराबर होगा? निर्गत। अगर आपतन कोण का मान निर्गत कोण के बराबर है तो इसका मतलब R1 को किसके बराबर होना पड़ेगा? R1 को किसके बराबर होना पड़ेगा? R2 को। और दोनों को मैंने क्या मान लिया? R। कितना मान लिया? दोनों को मैंने क्या मान लिया? R मानना। कितना माना? R।
और अपन को पता है, अपन ने फॉर्मूला अभी पढ़ा था, R1 प्लस R2 का मान कितना होता है। समीकरण 1 अभी अपने ऊपर पढ़ी थी। समीकरण 1 में अपन को पता है R1 प्लस R2 का मान किसके बराबर होता है, R। तो अपन को पता है R1 प्लस R2 का मान किसके बराबर होता है, A के बराबर। तो यहाँ पर तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में दोनों का मान आपस में क्या होते हैं, बराबर। R1 भी कितना होता है R, R2 भी कितना होता है R, तो कितना हो जाएगा A। और 2R का मान कितना हो जाएगा A, और R का मान कितना निकल के आ जाएगा A/2। और अभी अपन ने पढ़ा था विचलन कोण का मान किसके बराबर होता है, विचलन कोण का मान होता है I माइनस E/A। और न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल्टा का मान कितना होता है, मिनिमम। I की जगह कितना रख दिया I। निर्गत कोण का मान भी किसके बराबर होता है, I के बराबर और A। तो क्या बन जाएगा, डेल्टा मिनिमम बराबर 2I माइनस A। और यहाँ से I का मान कितना आ जाएगा, तो हम कहोगे सर I का मान आ जाएगा डेल्टा मिनिमम प्लस A/2। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये न्यूनतम विचलन की स्थिति में केवल ये फॉर्मूले केवल कब लागू होते हैं, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। डेल्टा का मान क्या होता है, तुम कहोगे सर न्यूनतम विचलन की स्थिति में डेल्टा का मान मिनिमम होता है। I का मान किसके बराबर होता है, E के बराबर। I का मान E होगा तो R1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, R2। और मैंने कितना मान लिया दोनों को, R। और अपन को समीकरण 1 से अपन को पता है R1 प्लस R2 का मान किसके बराबर होता है, A के बराबर। तो R का मान किसके बराबर आ जाएगा, A/2। और समीकरण 2 से अपन को पता है डेल्टा का मान किसके बराबर होता है, I प्लस E माइनस A। तो I का मान कितना आ जाएगा, डेल्टा मिनिमम प्लस A/2। ये अपन जो भी बात कर रहे हैं, कौन सी स्थिति की बात कर रहे हैं, अब अपन का जो भी अगली आगे की डेरिवेशन होगी केवल किसके लिए होगी, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। किसमें होगी, न्यूनतम विचलन की स्थिति में। अब अच्छे से एक बार फिर से देखो, डायग्राम देखो अच्छे से। यहाँ पर देखो बच्चों, मैं इस पृष्ठ पर एक बार किसका नियम लगा रहा हूँ, स्नेल का नियम लगाऊंगा। कौन सा नियम लगाऊंगा, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होगा, बार के माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, n1। क्या हो जाएगा, n1 साइन I बराबर n2 साइन R1। और न्यूनतम विचलन की स्थिति में R1 और R2 आपस में क्या होते हैं, बराबर। और कितने होते हैं, R होते हैं। तो क्या लिखोगे आप, स्नेल के नियम से। किसके नियम से, स्नेल के नियम से। कौन सी पृष्ठ पर, AB पृष्ठ पर। कौन सी पृष्ठ पर अपने स्नेल का नियम लगाया, AB पृष्ठ पर। कौन सी पृष्ठ पर, लिखो AB अपवर्तक पृष्ठ पर। AB अपवर्तक पृष्ठ पर स्नेल के नियम से। कौन से नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, तुम बोलोगे सर स्नेल का नियम हो जाएगा n1 साइन I बराबर n2 साइन R। न्यूनतम विचलन की स्थिति में R1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर। और I व R अति अल्प होने के कारण, बहुत छोटे होने के कारण, अति अल्प होने के, सॉरी, ये तो अपन बाद में लूँगा मैं, अल्प, ये लास्ट में अपन, मैं ये तुमको लिखूंगा, लास्ट में लिखूंगा ये अति अल्प। देखो अब तो n1 साइन I बराबर कितना हो गया, n2 साइन R। और न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में I का मान, अभी अपन ने बताया था, न्यूनतम विचलन की स्थिति में I का मान किसके बराबर होता है, तुम कहोगे सर न्यूनतम विचलन की स्थिति में I का मान होता है A प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2। एंड R का मान किसके बराबर होता है, A/2। और यहाँ से स्नेल के नियम से मेरे को n2/n1 का मान निकालना है। किसका, n2/n1। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, साइन I बटा साइन R। n2/n1 को अपन क्या लिख सकते हैं, n21। और साइन I की जगह क्या लिख दो, I का मान किसके बराबर है, साइन A प्लस डेल्टा मिनिमम बटा 2 अपॉन कितना आ जाएगा, साइन A/2। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको यही एग्जाम में निकालना होता है। ये क्या करता है, एग्जाम में आपको निकालना होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है n21। अब कोई पूछेगा n21 क्या है, देखो n21 क्या था, अपन को n21 को अपन ने किसको लिखा था, n2/n1। इसको पढ़ने का तरीका होता है किसका, प्रिज्म का अपवर्तनांक माध्यम के सापेक्ष। n2 किसका अपवर्तनांक है, प्रिज्म। क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ने का तरीका है प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक
माध्यम के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? माध्यम के सापेक्ष। और अगर अगर प्रिज्म के बाहर का माध्यम क्या हो? वायु हो। अगर यदि देखो फॉर्मूला क्या आया था बताओ, N21 बराबर साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम बटा 2 अपॉन साइन ए बटा 2। अगर सवाल दे दे कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक तो n है और प्रिज्म के बाहर का माध्यम क्या है? वायु है, तो वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1। इसका मतलब उसने n2 का मान तो कितना दे दिया? n, और n1 का मान कितना दे दिया? 1। ये बताओ n क्या है? तुम बोलोगे n क्या है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। n क्या है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। और 1 क्या है? प्रिज्म के आपके चारों ओर का माध्यम क्या है? आपको वायु दे दिया। क्या दे दिया? वायु। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? n2 बटा n1, मतलब क्या बन जाएगा? n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बटा 2। ये प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है यदि उसके चारों ओर का माध्यम क्या हो? वायु हो। यदि उसके चारों ओर का माध्यम क्या हो? वायु हो। क्या होना चाहिए? चारों ओर का माध्यम क्या होना चाहिए? वायु होना चाहिए। देखो ये आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसको लिख देना। ये n2 बराबर कितना है? n। n2 क्या हो गया बताओ? n2 को अपन क्या बोलते हैं? n2 को बोलते हैं अपन, लिख देना, n2 को बोलते हैं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक को मैंने कितना मान लिया? n। और ये क्या हो गया? प्रिज्म के चारों ओर का माध्यम मैंने क्या मान लिया? वायु। और वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1। क्या होता है? प्रिज्म के चारों ओर का माध्यम मैंने क्या मान लिया? वायु। क्या इसको n1 का मान 1 क्यों माना? ये अपन है ना, ये अपन कब मान सकते हैं? यदि प्रिज्म के चारों ओर का माध्यम कोई दूसरा ना हो, क्या हो? वायु हो। क्या हो? वायु हो। तो उस टाइम n1 का मान तो कितना हो जाएगा? 1, और n2 का मान कितना हो जाएगा? n। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार देखना अच्छे से। वास्तव में फॉर्मूला क्या होता है? n21 बराबर साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। अगर आपको सवाल में ऐसी अगली लाइन क्या लिखोगे, इसके बाद में अगली लाइन क्या लिखोगे? यदि प्रिज्म के चारों ओर का माध्यम वायु हो तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n हो, तो n2 का मान n हो जाएगा और n1 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और फिर n का मान कितना निकल के आ जाएगा? साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। देखो मैं अच्छे से बोल रहा हूँ, इसके बाद में अगली लाइन अपन को लिखना क्या है? ये लिखना है कि यदि प्रिज्म के चारों ओर का माध्यम वायु हो तथा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक स्मॉल n हो, तब n2 का मान तो कितना हो जाएगा? n हो जाएगा, और n1 का मान कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? 1। तो फॉर्मूला कितना बन जाएगा? n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगली चीज़ बताओ, अगर मान लो ये अपने निकलता, अगर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n हो तथा प्रिज्म के चारों ओर का माध्यम क्या हो? वायु हो, तो क्या फॉर्मूला आता है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का फॉर्मूला आता है साइन ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बटा 2। अगला सवाल, यदि प्रिज्म पतला हो, यदि प्रिज्म कैसा हो? यदि प्रिज्म पतला हो, यदि प्रिज्म पतला हो, इसका मतलब प्रिज्म कोण का मान 5 डिग्री से कितना होना चाहिए? छोटा। छोटा हो तो ये देखो साइन के अंदर वाला एंगल क्या हो जाएगा? बहुत छोटा एंगल हो जाएगा, और साइन के अंदर का एंगल बहुत छोटा होता है, तो साइन थीटा को कितना लिख सकते हैं? थीटा। तो क्या बन जाएगा? ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2 अपॉन ए अपॉन क्या बन जाएगा? फॉर्मूला 2। ये सुनना, ये फॉर्मूला केवल कब लागू होगा? जब प्रिज्म बहुत पतला हो। प्रिज्म बहुत क्या हो? पतला। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बन जाएगा? फॉर्मूला ए प्लस डेल्टा मिनिमम बटा ए, और n का मान कितना आ जाएगा? ए से ए कट जाएगा, ए प्लस डेल्टा मिनिमम बटा ए, और यहाँ से न्यूनतम विचलन का मान किसके बराबर आ जाएगा? n-1 इंटू ए।
ये फॉर्मूला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देखो यदि प्रिज्म बहुत पतला हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? न्यूनतम विचलन कोण का मान कितना होता है? n-1/1 इंटू कितना होता है? a। और यदि प्रिज्म के चारों ओर का माध्यम वायु नहीं हो तो डेल्टा मिनिमम की जगह आप क्या रख दोगे? n की जगह क्या रख दोगे? n/1 इंटू a। ये फॉर्मूला क्या वो कब लागू होगा? जब प्रिज्म के चारों ओर का माध्यम वायु नहीं हो। और ये फॉर्मूला कब लगता है? जब प्रिज्म के चारों ओर का माध्यम क्या होना चाहिए? वायु होना चाहिए। तो ये आपकी प्रिज्म की थ्योरी होती है कंप्लीट। कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक है, अच्छे से पढ़ लेना और तो कुछ नहीं। और अगर कुछ पॉइंट होगा तो मैं बता दूंगा। तो सुनो, कभी कभी पूछेगा प्रिज्म का विस्थापन कोण किन किन पे निर्भर करता है, किन किन चीज़ों पर निर्भर कर रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सुना, एक सवाल आया था एग्जाम में कि प्रिज्म के न्यूनतम विचलन कोण का मान किस किस पे निर्भर करता है? तो न्यूनतम विचलन कोण का मान एक तो निर्भर करता है प्रिज्म कोण पे। किस पे निर्भर करता है? प्रिज्म कोण पे। एक प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पे निर्भर करता है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पे। एक करता है प्रिज्म के चारों ओर के माध्यम के अपवर्तनांक पे। लेकिन न्यूनतम विचलन कोण का मान किसके लिए? किसी भी प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण का मान कभी भी आपतन कोण पे निर्भर नहीं करता। आपतन कोण पे निर्भर नहीं करता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। न्यूनतम विचलन कोण का मान किस किस पे निर्भर करता है? प्रिज्म कोण पे, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक पे और प्रिज्म के चारों ओर के माध्यम के अपवर्तनांक पे निर्भर करता है, लेकिन आपतन कोण पे निर्भर नहीं करता है। तो ये आपकी थ्योरी होती है कंप्लीट।